हेलिडे, रेजनिक और क्रेन के तीसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद। और इस वीडियो में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे और हम इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करेंगे। एक्सपेरिमेंट से ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे प्रूफ तो नहीं कर सकता, बट वी विल आर्ग्यू लॉजिकली कि किस तरह हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ तक पहुंचते हैं। वो डेफिनेशन जो यकीनन आप लोग पहले कॉलेज में या हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, हम लॉजिकली उस स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे कि ये हमारे पास कैसे आता है। तो न्यूटन से पहले या फिर इवन न्यूटन से पहले गैलीलियो और गैलीलियो से भी पहले ये माना जाता था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट की स्टेट होती है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी हालत में छोड़ दें तो वो रेस्ट की हालत में रहना पसंद करेगा। दिस वाज बिलीव्ड बिफोर गैलीलियो। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। फर्दर ये कंडीशन भी थी, एंड इट्स ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटली वी विल टॉक अबाउट इट, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करेगा, लेकिन अगर आप फोर्स हटा लेते हैं तो वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये बात गैलीलियो से पहले तक मानी जाती थी। और अब सवाल ये है कि क्या हम इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो वो रेस्ट की हालत में रहे। सेकेंडली, उसको अगर हमने मूव करवाना है तो हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़े। एंड थर्डली, अगर हमने उसको कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो हमें उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगानी पड़े। सवाल ये है कि क्या हम इन स्टेटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं? यस वी कैन। मिसाल के तौर पे मैंने ये डायग्राम बनाई है, एंड इट्स प्रीटी बेसिक एक्सपेरिमेंट जो आप लोग ऑफ कोर्स, अगर आप इस पेन को मैं इस टेबल के ऊपर रख के थोड़ा सा धकेलूं तो ये आगे मूव करेगा। सो ये जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, दो ब्लॉक्स जो हैं, ये एक बेसिक एग्जांपल है जो आप किसी भी चीज को टेबल के ऊपर पुश करके देख सकते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया था कि पुश या पुल जो होती है वो फोर्स होती है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि उसको अगर आप थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन मूव करने के बाद रुक जाता है। और इसको मैंने डायग्रामेटिकली ऐसे शो किया कि ये ब्लॉक है, और अगर आप इसको मूव करते हैं तो आप इसको पुश करेंगे, ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा। और अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो आपको इसको कंटिन्यूअसली पुश करना पड़ेगा। दैट्स प्रीटी जनरल एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर हमने तीन स्टेटमेंट्स दी थी, क्या ये स्टेटमेंट्स सही हैं? यानी हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया और ये तीनों स्टेटमेंट्स सही साबित हो रही हैं। पहली कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। सेकेंडली, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करेगा लेकिन थोड़ा फासला तय करने के बाद रुक जाएगा। एंड थर्डली, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली मूव करवाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो सादा सा एक्सपेरिमेंट हमने किया है, इसके ऊपर सादे आती हैं। तो इसका मतलब है कि क्या ये ऊपर जो हमने स्टेटमेंट्स दी हैं ये सही हैं? ऑफ कोर्स सही है, वी हैव जस्ट चेक्ड इट एक्सपेरिमेंटली। तो लेकिन स्टेटमेंट्स तो सही है, लेकिन साइंटिस्ट का, हमारा साइंस का स्टूडेंट्स होने का काम ही यही है कि हम फर्दर से फर्दर सवाल उठाते जाएं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि ओके, ये स्टेटमेंट्स सही हो रही हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व कर दिया है, लेकिन व्हाट इफ वी ट्राई टू रिमूव द इंटरेक्शंस ऑफ दिस ब्लॉक विद द सरफेस। मिसाल के तौर पे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को कम करना चाहें तो हम इस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर ब्लॉक को मूव करवाएं, तो फिर जो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि अब जो ब्लॉक है, अगर हम उसको एक दफा पुश करते हैं तो अब वो पहले से ज्यादा फासला तय करता है और फिर रुकता है। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ से थोड़ा सा ये हिंट मिलता है कि अगर अब हम इस जो हमने लुब्रिकेशन की है ऑयल से सरफेस की, अगर हम इसको ज्यादा स्मूथ कर दें तो फिर क्या होगा। और इसी तरह हम खुद से सवाल कर सकते हैं कि अगर हम इसकी लुब्रिकेशन इतनी कर दें या ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें जिसमें ब्लॉक और सरफेस के दरमियान कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, तो उस केस में क्या होगा।
और ऐसा एक्सपेरिमेंटली करना पॉसिबल भी है। हमारे पास अब एक्सपेरिमेंटली ऐसे सिस्टम, ऐसे एक्सपेरिमेंट अवेलेबल हैं जिनको हम एयर ट्रैक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और वो जनरली इस तरह के जो एयर ट्रैक एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करने में इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एनिमेशन, इसमें यही एयर ट्रैक दिखाया गया है। ये कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है कि हमारे पास एक एयर ट्रैक है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से हवा बाहर आ सकती है। अब चूंकि हवा बाहर आती है तो उसके ऊपर जो हमने मैस रखी होती है, हवा उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको ट्रैक के ऊपर टच नहीं होने देती बल्कि उसको हवा में मुअल्लक कर देती है। अब एयर जो है उसकी फ्रिक्शन सरफेसेस की फ्रिक्शन से बहुत ज्यादा कम होती है। तो वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बजाय उस सरफेस के ऊपर मूव करने के, ट्रैक की सरफेस के ऊपर मूव करने के, ऊपर हवा में मूव करता है लेकिन रहता उसी के ऊपर है। और इस सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा भी पुश करते हैं तो वो रुकता नहीं है बल्कि कंटिन्यूअसली अपनी मोशन को जारी रखता है। और जब हम ये देखते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट गलत हो जाती है जो हमने ऊपर तीन स्टेटमेंट्स दी थी। और उनमें से जो स्टेटमेंट गलत हो जाती है वो थर्ड स्टेटमेंट थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो हमें उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स लगानी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि अब हम देखते हैं कि अब अगर हम सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन को खत्म कर दें तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बल्कि अगर हम इनिशियली एक थोड़ी सी फोर्स लगा के उसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवा सकते हैं तो उसके बाद अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा। दिस इज अ जनरल एयर ट्रैक एक्सपेरिमेंट। तो हमने अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो पिछली तीन स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, बल्कि उनमें एक स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत हो रही है। और अब हम देख सकते हैं कि मे बी देयर इज समथिंग मोर गोइंग ऑन। नेक्स्ट हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि हमने चले ये एयर ट्रैक का एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस किसी एक वक्त में लग रही होती हैं वो सारी की सारी जीरो हो? मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में मैंने ये ऑब्जेक्ट दिखाया है और इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो है फर्ज करें किसी टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस हालत में चार पॉसिबल फोर्सेस लग रही हैं। सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ नहीं है, इसको यूं समझ लें कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इस अप्लाइड फोर्स के अंदर के अंडर। तो अप्लाइड फोर्स जो है ये लग रही है, ये इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करवा रही है। और हमें पता है कि टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब हमें ये भी पता है कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है अर्थ की वजह से, और वो जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और उसको अपोज करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स सरफेस के दरमियान एक्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हमारी इस डायग्राम में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार फोर्सेस लग रही हैं। और इट्स वेरी डिफिकल्ट इन रियल लाइफ कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो सारी फोर्सेस हैं उनको खत्म कर सकें या एक फोर्स को खत्म कर सकें। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं, और वो ये चीज ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएं, इस तरह मूव करवाएं कि ये सारी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में यानी इस राइट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, और इस फोर्स को जो फोर्स अपोज कर रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर हम इतनी अप्लाइड फोर्स लगाते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल कैंसिल कर देती है, तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स को बैलेंस आउट कर रही है। कैसे हम जान सकते हैं कि बैलेंस आउट कर रही है? क्योंकि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। और हम देख सकते हैं कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो है। एंड सेम इज द केस हियर कि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम भी जीरो है। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचते हैं कि हमने जो पहले वाली सिचुएशन बयान की थी जिसमें हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो, और इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो
ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उन सारी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो के बराबर हो, तो हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर सारी फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, उनका सम जीरो हो, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट के ऊपर हो। तो इनमें कोई फर्क नहीं है। ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो, जिसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, या फिर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, लेकिन उन सारी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो, तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो और बिल्कुल यही चीज जो है ये न्यूटन ने ऑब्जर्व की थी, और जिसको बाद में उसने अपने फर्स्ट लॉ की फॉर्म में पेश किया। और फर्स्ट लॉ की अब हमारे पास स्टेटमेंट ये बनती है कि consider a body on which no net force acts. If it is at rest, it will remain at rest. If it is moving with constant velocity, it will continue to do so. And this is the first law of Newton, first law of motion. कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दूसरे अल्फाज में उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो है, क्योंकि रेस्ट वाले केस में हमें पता है नेट फोर्स जीरो होती है। और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में हमने अभी देखा है इस ऊपर वाली डायग्राम में कि नेट फोर्स जो है वो उसके ऊपर जीरो आती है। तो इन दोनों में हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, और यही चीज जो है ये न्यूटन ने ऑब्जर्व की थी, और इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर आप गौर करें तो हमने एक बाकायदा लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन यूज की है। हमने सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है कि क्या बिलीव लोग करते थे गैलीलियो से पहले, और फिर गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उसके बाद न्यूटन ने उनको मॉडिफाई किया, और उसके बाद न्यूटन इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसमें, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और इन दोनों में जो चीज कॉमन आती है वो ये है कि दोनों केसेस में जो सम ऑफ फोर्सेस है जो सब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो जीरो है। एंड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का पहला कानून जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिगार्ड कि ये हमें एक नई चीज देता है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। रेफरेंस फ्रेम्स हम कैसे देखते हैं? इसको हम यूं देख सकते हैं कि फर्ज करें कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिसकी मैंने ये डायग्राम कुछ इस तरह बनाने की कोशिश की है। तो आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, और आप के गाड़ी के अंदर ही टेबल पड़ा हुआ है, और टेबल के ऊपर एक किताब है। अब न्यूटन की अभी हमने फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है, और उसमें हमने ये कहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। और बिल्कुल हम इसमें ये सपोज कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और इसका ये मतलब है कि अब चूंकि हमारे पास कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही होती, तो न्यूटन का पहला लॉ हमें ये बताता है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस केस में जब ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, और आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और आपके साथ साथ मेज के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, तो आपके लिए वो किताब मेज के ऊपर रेस्ट की हालत में है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो कोई नेट फोर्स आपके ऊपर या किताब के ऊपर नहीं लग रही। लेकिन अब आगे चल के थोड़ी देर चल के ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है। अब जब ड्राइवर गाड़ी को ब्रेक लगाता है तो इट्स जनरल ऑब्जर्वेशन कि जो आपने ये चीज बल्कि नोट भी की होगी, आप लोग सब गाड़ियों में बैठे हैं, और आप देखते हैं कि जब ब्रेक लगती है तो आप आगे को मूव करते हैं अपनी सीट के अंदर। तो ऐसी सूरत में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि बुक जो है वो आगे को स्लाइड करती है। एंड इट्स जनरल ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट्स ये चीजें सारे फील करते हैं आप लोग डेली लाइफ में। बुक जो है वो आगे को मूव करती है। अब अब अगर बुक आगे को मूव कर रही है तो आपके मुताबिक बुक के ऊपर कोई फोर्स लगनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तभी मूव करते हैं जब उनके ऊपर फोर्स लगे। और अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो या रेस्ट के ऊपर हो, तो इसका मतलब है उनके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। तो जब तक किताब रेस्ट में थी, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी।
अब जब ब्रेक लगी है और किताब ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और आप कहेंगे कि किताब के ऊपर कोई फोर्स लगी है। लेकिन अब फर्ज करें कि आपका एक दोस्त इधर बाहर रोड पे खड़ा हुआ इस सारी सिचुएशन को देख रहा है। अब ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि गाड़ी जो है वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, और अब अगर गाड़ी मूव कर रही है और आप और ये किताब गाड़ी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है आप भी उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी के साथ साथ आगे जा रहे हैं। अब आपके दोस्त के मुताबिक आपकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड और बुक की स्पीड एक ही थी, आप सारे एक ही स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब जब ब्रेक लगती है और आपका दोस्त अगर सिर्फ किताब को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपका दोस्त क्या ऑब्जर्व करेगा? आपका दोस्त ये ऑब्जर्व करेगा कि किताब पहले भी किसी स्पीड से मूव कर रही थी और किताब अब भी मूव कर रही है उसी स्पीड से। फर्क देखें यहाँ पे, आप जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप ये देखते हैं कि किताब पहले रेस्ट पर थी, लेकिन जब ब्रेक लगी तो किताब ने मूव करना शुरू किया। आपका दोस्त क्या देखता है जो बाहर खड़ा हुआ है? वो ये देखता है कि किताब पहले भी मूव कर रही थी, क्योंकि वो गाड़ी के साथ मूव कर रही है, और जब ब्रेक लगती है तो किताब फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ही कर रही है, तो उसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन जो है ये नॉर्मल नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, हम यूं इस चीज को हम यूं एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज जो आपने देखी है और आपके दोस्त ने देखी है, यानी आपने देखा कि किताब के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, और आपका दोस्त देखता है कि किताब पहले भी आगे मूव कर रही थी और अब भी आगे मूव कर रही है, ये डिफाइन करते हैं रेफरेंस फ्रेम को। रेफरेंस फ्रेम, हर वो बंदा जो किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है वो एक रेफरेंस फ्रेम बनाता है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी चीज की मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि ये मेजरमेंट मैं अपने रेफरेंस फ्रेम में कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मेजरमेंट मैं अपने रेफरेंस फ्रेम में कर रहा हूँ। यानी हर बंदे का अपना एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। सवाल ये है कि फिर रेफरेंस फ्रेम क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या किन चीजों से मिलकर बना होता है, हम किस चीज को रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं? तो इसकी सिर्फ दो रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप मौजूद हैं, जहां पे खड़े होके, बैठ के, लेट के आप अपनी रीडिंग्स ले रहे हैं या मेजरमेंट्स ले रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे आप पोजीशन मेजर कर सकें, जिसको दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं कि आपके पास एक डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि आप जिससे आप टाइम मेजर कर सकें। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है कि आप पोजीशन मेजरमेंट कर सकें और टाइम की मेजरमेंट कर सकें? क्योंकि अगर आप पोजीशन और टाइम की मेजरमेंट कर सकेंगे, तो आप हर चीज की मेजरमेंट इन दो क्वांटिटीज से कर सकते हैं। पोजीशन को टाइम पे डिवाइड करके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करके आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हर वो सिस्टम जिस जहाँ पे आप मौजूद हो, कोई ऑब्जर्वर मौजूद हो और उसके पास पोजीशन की मेजरमेंट्स हो और उसके पास कोई टाइम की मेजरमेंट्स वाला सिस्टम हो, तो हम कहते हैं कि वो एक रेफरेंस फ्रेम बनाता है, और रेफरेंस फ्रेम हर बंदे का अपना हो सकता है। और रेफरेंस फ्रेम वो सिंपली जगह है जहां पे खड़े होके आप मेजरमेंट लेते हैं। अब ये हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर जो हैं वो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंट मेजरमेंट्स करें। ये हो सकता है कि आप जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, तो जो वैल्यूज आपकी आती हैं, हो सकता है वो वैल्यूज किसी दूसरे बंदे की ना आए जो किसी दूसरी जगह पे खड़ा होके उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ रेफरेंस फ्रेम में मौजूद लोग मुख्तलिफ मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है मैजिक, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि रेफरेंस फ्रेम्स का न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या ताल्लुक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये हमें मदद देता है एक स्पेशल रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करने में, और उस रेफरेंस फ्रेम में क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो वैलिड होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज जो हैं वो वैलिड होते हैं। न्यूटन का पहला कानून ये कहता है कि वो तमाम रेफरेंस फ्रेम जो हैं वो एक जैसे होंगे जिनमें की गई मेजरमेंट्स जो हैं वो, उनमें क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ जो है वो वैलिड हो। क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स है।
और हम पिछले चैप्टर में न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये हमें बताता है कि कुछ रेफरेंस फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं जिनमें वो इक्वेशंस जो हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो वैलिड होनी चाहिए। जिन जिन फ्रेम्स में वो इक्वेशंस हमें एक जैसे रिजल्ट्स देंगी, वो सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं वो स्पेशल रेफरेंस फ्रेम्स होंगे, जिनको न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है। हम अभी इसके नाम की तरफ चलते हैं, ठीक है। और जो ये रेफरेंस फ्रेम है, चलें इनको इनको हम नाम बाद में देते हैं। सवाल पहले ये उठता है कि हमें कैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो मदद देता है इन फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने में। आपने ऊपर जो मिसाल देखी है, उसी मिसाल की बात करते हैं कि आप जो हैं, आप देखते हैं कि बुक के अंदर कुछ एक्सेलरेशन मौजूद है। जो आपका दोस्त है वो देखता है कि बुक के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमें कैसे पता कि जो आप या आपका दोस्त जो बाहर सड़क पे खड़ा है, वो जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उनकी हम कैसे तफरीक कर सकते हैं, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि क्या हकीकत में उस किताब के ऊपर फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। और यहाँ पे ये जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं या न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, ये हमें हेल्प करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वो तमाम रेफरेंस फ्रेम एक जैसे होंगे जिनमें डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं जब एक्सेलरेशन की मेजरमेंट्स करेंगे, तो अगर वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सेलरेशन सेम है, या एक्सेलरेशन सेम है, चलिए इसको यूं कह लेते हैं, अगर वो ये मेजर करें कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास फ्रेम आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अब फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये हमें एक और स्टेटमेंट देता है, और वो ये कहता है कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ सेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स इन विच बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि then it is possible to find a set of reference frames in which body has no acceleration। वापस ऊपर वाली जो एग्जांपल हमने दिया उसके ऊपर चलते हैं। आप देखते हैं कि अब किताब के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है। आपका दोस्त देखता है कि किताब के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, वो सिंपली पहले भी मूव कर रही थी और अब भी मूव कर रही है। ये हमें ये बता रही है ये स्टेटमेंट कि आप इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ सेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स इन विच बॉडी हैज नो एक्सेलरेशन। ये हमें ये बता रही है कि हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम उसी सिस्टम की, यानी आप जो गाड़ी के अंदर किताब के साथ मूव कर रहे हैं, हम उसी सिस्टम की बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स ढूंढ सकते हैं कि जब उन फ्रेम्स में खड़े होके हम उस किताब की एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करें, तो हमें मालूम हो कि उस किताब के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो इट्स नॉट जस्ट वन फ्रेम, यू कैन फाइंड मैनी रेफरेंस फ्रेम्स जिनके अंदर किताब के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की ये खूबी कि जिसके अंदर वो रेस्ट में अगर हो तो रेस्ट में रहना चाहता है, या फिर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। और इसी चूंकि यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, इसलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये अक्सर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। और चूंकि ये जो रेफरेंस फ्रेम्स हैं ये हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिल रहे हैं, इसलिए इन फ्रेम्स को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स भी कहते हैं। तो ये जो रेफरेंस फ्रेम, जो स्पेशल रेफरेंस फ्रेम की हमने बात की है, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे फ्रेम्स भी होते हैं जो नॉन इनर्शियल होते हैं, यानी हर वो फ्रेम जो इनर्शियल नहीं होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि कोई फ्रेम जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप जो भी सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, आप सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि उसके ऊपर कोई फोर्सेज एक्ट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे ऊपर जो हमने किताब वाली मिसाल दी, जिसमें आप किताब के साथ मूव कर रहे हैं गाड़ी के अंदर,
उसमें हमें पता है, आप देखते हैं कि किताब जो है वो आपके साथ रेस्ट में है और आपके साथ साथ मूव करती है, विच मीन्स कि कोई नेट फोर्स जो है उस किताब के ऊपर नहीं लग रही किताब, क्योंकि किताब के अंदर मोशन नहीं है। तो अगर किताब मूव करती है तो फिर जो फ्रेम होगा वो नॉन इनर्शियल होगा, और अगर वो मूव नहीं करती तो फिर जो फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा। जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे थे और किताब साथ में रेस्ट पे थी, तो उस वक्त तक आप इनर्शियल फ्रेम में थे क्योंकि किताब मूव नहीं कर रही थी। लेकिन जब ड्राइवर ने गाड़ी की ब्रेक्स लगाई तो फिर आपने देखा कि आप किताब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो उस लम्हे जब ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाई, आपका फ्रेम जो था वो इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में चला गया था। कैसे आपको पता कि नॉन इनर्शियल में चला गया था? क्योंकि जब ड्राइवर ने गाड़ी की ब्रेक्स लगाई तो गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हुई, जिसके मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सही है। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जब भी एक्सेलरेशन होगा हमारे पास दो फ्रेम्स के दौरान, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है, आपके दोस्त ने देखा कि एक्सेलरेशन नहीं है किताब के अंदर, तो आपका दोस्त जो था वो इनर्शियल फ्रेम में था, इसलिए उसने कोई एक्सेलरेशन मेजर नहीं किया। लेकिन जब ब्रेक्स लगी तो आप जो थे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए थे और आपने एक्सेलरेशन मेजर किया। तो डिस्टिंग्विश करने का सिर्फ तरीका ये है कि अगर दो डिफरेंट मेजरमेंट्स जो हैं, अगर वो एक्सेलरेशन की सेम वैल्यू मेजर करते हैं तो वो दोनों फ्रेम्स जो हैं वो इनर्शियल हैं। और अगर वो एक्सेलरेशन की डिफरेंट वैल्यूज मेजर करते हैं तो उनमें से एक फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि उस केस में अगर कोई फ्रेम नॉन इनर्शियल हो तो वो दूसरे फ्रेम के बराबर एक्सेलरेशन की मेजरमेंट्स नहीं करेगा। आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स एंड रिलेटिव मोशन। हमने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स को पढ़ लिया है, अब हम उनको डील करते हैं रिलेटिव मोशन के केस में। रिलेटिव मोशन उस मोशन को कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिलेटिव हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आप साथ में रोड पे किसी और गाड़ी को भी क्रॉस होता देखते हैं, तो आप जो उसकी मोशन को नोट करेंगे, जो उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो आपके रिलेटिव होगी। हो सकता है कि कोई बंदा जो बाहर रोड के किनारे खड़ा हुआ है वो जो मेजरमेंट्स करे वो मुख्तलिफ हो आपकी मेजरमेंट्स से। तो इन मेजरमेंट्स को हम रिलेटिव मेजरमेंट्स और इन मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अगर आप इस पहली डायग्राम के ऊपर गौर करें, इस वाली डायग्राम के ऊपर, तो ये डायग्राम हमें सिंपली एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की एग्जांपल देती है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर और गाड़ी के अंदर, अगर आप किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल सीधी वापस आपके हाथ में आएगी। एंड इट्स आवर जनरल ऑब्जर्वेशन, हम कई दफा गाड़ियों में बैठे हुए ये काम करते हैं, किसी चीज को ऊपर उछालते हैं और वो गाड़ी आल्दो चल रही होती है लेकिन वो चीज वापस हमारे हाथ में आती है। लेट्स मूव ऑन नाउ टू, ये जो एक मिसाल थी ये वाली, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की ही मिसाल है। क्योंकि चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि हमने ऊपर पढ़ा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, यानी या वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो इन दोनों सिस्टम्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे ये गाड़ी जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे गाड़ी रेस्ट के ऊपर होती है। एंड इट्स सिंपल टू फील के अगर आप रेस्ट के ऊपर खड़े हो के किसी पत्थर को या किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो सीधा आपके हाथ में आएगा। तो इट मेक्स सेंस के ये अगेन हमारे पास एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की एग्जांपल है। बट लेट्स नाउ मूव ऑन टू रिलेटिव मोशन। और फर्ज करें कि ये हमारे पास एक रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है और गाड़ी के अंदर एक स्टूडेंट मौजूद है जिसका नाम रिम्जा है। और रिम्जा की जो गाड़ी है वो 22 मीटर फी सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। उसी दौरान रिम्जा अपने राइट पे देखती है और क्या देखती है कि एक दूसरी गाड़ी में उसकी दोस्त मरियम सवार है, और मरियम जिस गाड़ी में जा रही है उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 27 मीटर पर सेकंड है। अब रिम्जा जो है वो मरियम की गाड़ी की मेजरमेंट्स करती है। ये जो 22 मीटर और 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड्स हैं, ये स्पीड्स हम बता रहे हैं कि हम जो इनकी स्पीड्स देख रहे हैं वो ये है। लेकिन जो स्पीड, चूंकि रिम्जा 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो जो स्पीड रिम्जा मरियम की मैयर करेगी वो स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी मरियम की विद रिस्पेक्ट टू रिम्जा।
अब अगर आप गौर करें तो मरियम जो है वो राइट डायरेक्शन में 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और रिम्जा भी उसी डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो जब रिम्जा मेजरमेंट करेगी तो रिम्जा ये देखेगी कि मरियम जो है उसका जो फासला है रिम्जा से वो हर सेकंड में 5 मीटर ज्यादा होता जा रहा है। यानी जो फासला है वो किस रेशो से चेंज हो गया होगा, जो उन दोनों यानी जो रिम्जा और मरियम की गाड़ियों की रिलेटिव स्पीड है। रिम्जा की गाड़ी की स्पीड 22 मीटर पर सेकंड है, मरियम की गाड़ी की स्पीड 27 मीटर पर सेकंड है, और ये हमें ये बता रही है कि जो मरियम है वो रिम्जा की गाड़ी से हर सेकंड में 5 मीटर आगे जा रही होगी। और दूसरे अल्फाज में अगर आप देखें कि 1 मिनट में मरियम जो है वो रिम्जा की गाड़ी से कितना आगे निकल चुकी होगी, वो सिंपली आप 60 सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो है वो 300 मीटर का जवाब आ जाएगा। तो 1 मिनट के बाद जो मरियम है वो रिम्जा की गाड़ी से 300 मीटर आगे जा चुकी होगी। अब तूबा जो है वो इनकी सहेली है और वो खड़ी हुई है रोड के किनारे। अब हमने ये देखना है कि तूबा जो है वो क्या देखेगी, वो क्या मेजरमेंट करेगी कि जो मरियम है वो किस स्पीड से जा रही है, जो रिम्जा है वो किस स्पीड से जा रही है, और 1 मिनट के अंदर मरियम कितना फासला कवर करती है और रिम्जा कितना फासला कवर करती है, और इन दोनों के दरमियान आपस में कितना फासला आता है। ये सारी मेजरमेंट सब तूबा ने भी करनी है। तो तूबा क्या देखेगी, तूबा के लिए जो रिम्जा की स्पीड है वो सिंपली 22 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वो रोड पे खड़ी होकर मेजरमेंट ले रही है, और जो मरियम की स्पीड है वो 27 मीटर पर सेकंड होगी। तो तूबा सिंपली रिम्जा के लिए ये मेजर करेगी कि चूंकि रिम्जा की स्पीड 22 मीटर पर सेकंड है तो 1 मिनट में जो रिम्जा फासला कवर करेगी वो 1320 मीटर होगा। और सिमिलरली चूंकि मरियम की स्पीड 27 मीटर पर सेकंड है तो तूबा ये देखेगी कि 1 मिनट में मरियम जो फासला कवर करती है वो 27 मल्टीप्लाइड बाई 60 1620 मीटर है। और अब अगर वो मरी ये देखना चाहे कि 1 मिनट के बाद मरियम जो है वो रिम्जा की गाड़ी से कितना आगे जा चुकी है, तो वो सिंपली मरियम के टोटल तय कर दे फासले को रिम्जा के टोटल तय कर दे फासले को सब्ट्रैक्ट कर देगी टोटल मरियम के तय कर दे फासले को। और वो फासला वो पहले ही कैलकुलेट कर चुकी है, तो वो 1620 में से जब 1320 को माइनस करेगी तो उसके पास वो फासला 300 मीटर आएगा। यानी जो फासला रिमजा ने मैयर किया था कि 1 मिनट के अंदर मरियम उससे कितना आगे चली जाती है, तूबा ने बिल्कुल वही फासला रिमजा और मरियम की गाड़ियों के दरमियान में मैयर किया है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये तूबा, रिमजा और मरियम जो है, या यहाँ पे मेजरमेंट्स जो हैं वो तूबा और रिमजा कर रही हैं मरियम की गाड़ी की। तो हमारा सवाल ये है कि क्या तूबा और हिम्जा की मेजरमेंट्स मैच करती हैं। अगर ये मैच करेंगी तो इसका मतलब है कि तूबा का रेफरेंस फ्रेम यानी जहाँ पे तूबा खड़ी होकर मेजरमेंट्स कर रही है वो, और जो रिम्जा का रेफरेंस फ्रेम है वो दोनों इनर्शियल है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने की वो ये है कि तूबा रेस्ट में है रोड की साइड पे, जबकि जो रिम्जा है वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो रिम्जा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 22 मीटर्स पर सेकंड, और तूबा जो है उसकी स्पीड 0 है, वो रेस्ट के ऊपर है। और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के फ्रेम्स इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। और हमने ऊपर कंडीशन ये बताई थी कि आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं। अगर तो आप एक्सेलरेशन की सेम मेजरमेंट करते हैं दो रेफरेंस फ्रेम्स में तो वो इनर्शियल फ्रेम होंगे, और अगर एक्सेलरेशन की मेजरमेंट जो है वो मुख्तलिफ आती है तो इसका मतलब है उनमें से एक इनर्शियल फ्रेम जो है वो एक फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल है। तो तूबा ने जो फासला मैयर किया है, रिम्जा ने भी वही फासला मैयर किया था कि 1 मिनट के बाद मरियम उनकी गाड़ी से उसकी गाड़ी से कितना आगे निकल जाती है। सही है। अब चूंकि हमने एक्सेलरेशन मेजर करने हैं तो अब थोड़ा सा सिचुएशन में ट्विस्ट लाते हैं। अब ये फर्ज करते हैं कि जब मरियम स्पीड से आगे जा रही है तो वो आगे देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर खड़ी हुई है जिसका नाम साइमा है। और चूंकि मरियम ज्यादा स्पीड से जा रही है तो वो पुलिस ऑफिसर को देख के अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करने की कोशिश करती है ताकि टिकट से बच सके। तो अब वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कैसे कम करती है, वो इस तरह काम करती है कि चूंकि इनिशियली वो 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी तो ब्रेक्स को अप्लाई करती है, और 3.5 सेकंड में वो अपनी स्पीड को 27 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड पर लेके आती है। अब आती है हमारे पास
एक्सेलरेशन मेजरमेंट्स। हमने एक्सेलरेशन मेजरमेंट्स देखनी है तूबा के फ्रेम में और रिम्जा के फ्रेम में। तो तूबा क्या मेजरमेंट्स करेगी एक्सेलरेशन की, मरियम के एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो तूबा ये मेजर करेगी कि मरियम की इनिशियल स्पीड जो थी वो 27 मीटर्स पर सेकंड थी, उसकी जो फाइनल स्पीड है वो 20 मीटर्स पर सेकंड है। और ये चेंज जो आई है ये 3.5 सेकंड में आई है। तो जब वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेगी तो वो देखेगी कि जो एक्सेलरेशन है मरियम का वो -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस साइन जो है वो सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। और यही हमने देखा है कि उसकी स्पीड जो है, मरियम की स्पीड जो है वो 27 से 20 मीटर्स पर सेकंड पर आ जाती है। तो ये तो तूबा ने मेजरमेंट्स की। अब हम देखते हैं कि रिम्जा जो बजाते खुद गाड़ी के अंदर है और गाड़ी 22 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, वो क्या मेजर करेगी। आपको याद कराता चलूं कि इनिशियली जब मरियम ने रिम्जा को क्रॉस किया था तो रिम्जा ने क्या मेजरमेंट की थी कि जो मरियम की गाड़ी की स्पीड है वो 5 मीटर्स पर सेकंड है, यानी हर सेकंड में मरियम जो है वो रिम्जा की गाड़ी से 5 मीटर आगे होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल स्पीड रिम्जा ने मेजर की थी मरियम की वो 5 मीटर्स पर सेकंड थी। और जब वो अब ब्रेक लगाती है मरियम, और मरियम की स्पीड अब 20 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है, तो फिर जो रिम्जा स्पीड मेजर करेगी मरियम की वो -2 मीटर पर सेकंड होगी। यानी अब रिम्जा जो है वो मरियम की गाड़ी से हर सेकंड में 2 मीटर दूर जाती जा रही है। इट्स जस्ट द रिलेटिव स्पीड। तो इनिशियल स्पीड रिम्जा के हिसाब से जो मरियम की इनिशियल स्पीड थी वो 5 मीटर्स पर सेकंड थी, जो फाइनल स्पीड है वो -2 मीटर्स पर सेकंड। और फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए जब रिम्जा मेजरमेंट करेगी मरियम की एक्सेलरेशन की तो सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल -2 मीटर्स पर सेकंड आता है। वही वैल्यू जो ऊपर तूबा ने मेजर की थी। और ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि तूबा जो है वो रेस्ट में है रोड साइड के ऊपर, और रिम्जा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपनी गाड़ी के अंदर ये सारी मेजरमेंट्स कर रही है। लेकिन दोनों ने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर की है वो सेम है। मैंने यहाँ पे एक्स लगाया हुआ है साथ, जस्ट रिप्रेजेंट्स के एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक सीधी लाइन में मूव कर रही है रोड के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि तूबा और रिम्जा के जो फ्रेम्स हैं वो दोनों इनर्शियल हैं। और ये रिजल्ट हमने किधर से निकाला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू से, कि एक्सेलरेशन दोनों के सेम आए हैं, दोनों की मेजरमेंट्स में जो एक्सेलरेशन आए हैं वो सेम आए हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप दो मुख्तलिफ फ्रेम्स में एक्सेलरेशंस की मेजरमेंट करेंगे और अगर एक्सेलरेशन सेम आ जाते हैं तो वो फ्रेम्स जिनमें उस एक्सेलरेशन की मेजरमेंट की गई थी वो फ्रेम्स इनर्शियल है। और यहाँ पे तूबा और रिम्जा के फ्रेम्स इनर्शियल हैं, आल्दो तूबा रेस्ट के ऊपर है और रिम्जा जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और ये कंक्लूजन इस चीज को भी प्रूव करता है कि ऊपर जो हमने न्यूटन लॉ पढ़ा है, फिर न्यूटन का पहला कानून जो पढ़ा है वो सही है, वो यहाँ पे वैलिड होता है। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दैट फर्स्ट लॉ। दूसरी चीज जो हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ये जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये है कि ऑब्जर्वर्स जो डिफरेंट फ्रेम्स में होते हैं या डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में होते हैं वो सेम एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। एग्जैक्टली मैंने अभी ये बात कर दी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की, एक्सेलरेशन सेम होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स में, ठीक है। तो जो कंडीशन है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर है, वो पोजीशंस या वेलोसिटीज के ऊपर नहीं है। यानी अगर तूबा और रिम्जा मरियम की वेलोसिटीज या पोजीशंस की मेजरमेंट करें तो वो मुख्तलिफ आ सकती हैं, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो सेम आना चाहिए अगर वो दोनों इनर्शियल फ्रेम में हैं। और आप अगर ये ऊपर गौर करें तो देखें तूबा ने जो मेजरमेंट की थी मरियम की वेलोसिटी की वो 20 मीटर्स पर सेकंड और 27 मीटर्स पर सेकंड थी। लेकिन जो मेजरमेंट रिम्जा कर रही थी मरियम की वेलोसिटी की वो क्या थी, 5 मीटर्स पर सेकंड और -2 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन सरप्राइजिंगली उनके एक्सेलरेशन जो है वो सेम आए हैं। और रीजन इसकी ये थी कि तूबा रेस्ट के ऊपर थी और मरियम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तूबा रेस्ट के ऊपर थी और रिम्जा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर हो या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उन दोनों के फ्रेम्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यानी दोनों एक जैसी मेजरमेंट्स करेंगे, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स है। और यही हमने देखा है। लेट्स कंसीडर एन अल्टरनेट सिनेरियो। और अल्टरनेट सिनेरियो ये है कि हमने पहले ये कहा था कि जब मरियम साइमा को देखती है जो कि पुलिस ऑफिसर है,
तो मरियम ब्रेक्स लगाती है और उसकी स्पीड 27 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है 3.5 सेकंड में। अब हम ये देखते हैं कि जब मरियम ब्रेक्स लगाती है तो रिम्जा भी, पुलिस ऑफिसर साइमा को देख लेती है और रिम्जा भी अपनी गाड़ी की ब्रेक्स लगाती है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत कम कम होती है। यानी रिम्जा की जो इनिशियल स्पीड थी वो 22 मीटर पर सेकंड थी, तो अब वो कम होकर 21 मीटर पर सेकंड हो जाती है सेम टाइम में, 3.5 सेकंड में। तो अब अगर हमने अगेन ये देखना है कि रिम्जा जो है वो एक्सेलरेशन की क्या मेजरमेंट्स करेगी। हम तूबा तो सेम मेजरमेंट्स करेगी क्योंकि तूबा तो रेस्ट के ऊपर खड़ी है, लेकिन चूंकि रिम्जा की स्पीड भी चेंज हुई है अब, तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि जो रिम्जा की नई मेजरमेंट्स होंगी मरियम की स्पीड की, मरियम के एक्सेलरेशन की, वो क्या होती है। तो अब चूंकि रिम्जा की इनिशियल स्पीड थी 22 मीटर पर सेकेंड और अब उसकी जो फाइनल स्पीड है वो कम हो के कितनी हो गई है, 21 मीटर पर सेकेंड। और जो मरियम की स्पीड कम हुई थी वो 27 से 20 हुई थी। तो जब अब रिम्जा मेजरमेंट करेगी मरियम की फाइनल स्पीड की, तो रिम्जा डिफरेंस लेगी 20 और 21 का, यानी जो रिम्जा की अब फाइनल स्पीड हुई है और जो मरियम की फाइनल स्पीड हुई है, और वो डिफरेंस आता है -1 मीटर पर सेकंड का। जिसका मतलब है कि अब रिम्जा जो मरियम की स्पीड मेजर करेगी फाइनल, वो -1 मीटर पर सेकंड है। और जब वो -1 मीटर को यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेगी मरियम का, तो वो आता है -1.7 मीटर पर सेकंड, जो कि तोबा की मेजरमेंट से मुख्तलिफ है, क्योंकि तोबा की मेजरमेंट्स जो थी वो थी -2 मीटर पर सेकंड। दिस इज एक्चुअली -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब एक्सेलरेशन सेम नहीं आए, और अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं आए तो इसका मतलब है कि चूंकि तोबा तो रेस्ट के ऊपर है, उसका फ्रेम तो हमें पता है इनर्शियल है, लेकिन जो रिम्जा ने मेजरमेंट की है वो एक्सेलरेशन अब तोबा की मेजरमेंट से मुख्तलिफ आया है। इसका मतलब है कि रिम्जा का जो फ्रेम है अब वो इनर्शियल नहीं रहा बल्कि नॉन इनर्शियल हो गया। डू वी नो दिस? क्या हमें थ्योरेटिकली इंट्यूटिवली पता है कि रिम्जा का फ्रेम नॉन इनर्शियल है? यस, वी डू नो दिस। वाई? क्योंकि जब रिम्जा ने ये मेजरमेंट की थी मरियम की फाइनल स्पीड की, तो रिम्जा बजाते खुद उस वक्त डिस्परेशन के फेज में थी, जब उसकी अपनी स्पीड 22 मीटर पर सेकंड से 21 मीटर पर सेकंड हो रही थी। और चूंकि उसका अपना फ्रेम जो था वो नॉन इनर्शियल था, तो उसने जो मेजरमेंट्स की हैं तूबा की, वो भी उसने जो मेजरमेंट्स की हैं मरियम की वेलोसिटी की या मरियम के एक्सेलरेशन की, वो भी मुख्तलिफ आई हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये है इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि either observers should be at rest or they should be moving with uniform speed। जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो हो, या जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो हो, तो फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम मेजरमेंट करेंगे, फिर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सेम मेजरमेंट करेंगे एक्सेलरेशन की। और जब आप एक्सेलरेशन की सेम मेजरमेंट्स करते हैं तो उन फ्रेम्स को जहाँ पे आप खड़े होकर ये मेजरमेंट्स करते हैं उनको आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स कहते हैं।